चलो, आज हम लोग एक ब्रांड न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम है द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो बाबू, कॉन्ट्रैक्ट जो ये चैप्टर है, जो ये एक्ट है, किसी भी एक्ट के नाम से हम लोग को समझ में आ जाता है कि ये एक्ट कौन से किसके बारे में बात करने वाला है, व्हाट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द एक्ट। तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इज ऑल अबाउट द कॉन्ट्रैक्ट। और ये कौन से साल में आया था, ये भी इटसेल्फ इसका नाम ही इंडिकेट करता है कि ये कौन से साल में आया था। तो दिस वाज इनैक्टेड इन द ईयर 1872 इटसेल्फ। ठीक है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट में ना दो डेट्स है। क्या डेट्स है, सुनो पहले। इनैक्टेड ऑन enacted on 25th of April 1872, but it became applicable from 1st September 1872। ठीक है, ये इनैक्टमेंट और एप्लीकेबिलिटी के बीच का डिफरेंस क्या है। इनैक्टमेंट मतलब इस दिन ये एक्ट पूरा रेडी बन के एकदम रेडी हो गया था, ठीक है, लेकिन इसको एप्लीकेबल थोड़ा लेट से किया गया। रेडी एक्ट रेडी कब हो गया था, 25 ऑफ अप्रैल 1872 पे, और एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 सितंबर 1872 से। इनैक्टेड मतलब एक्ट रेडी हो गया था बन के, एप्लीकेबल मतलब इस दिन से लोग इस एक्ट के प्रोविजंस को फॉलो करना स्टार्ट किए थे। क्लियर क्या। 1872 में वाज इंडिया अ डिपेंडेंट कंट्री और एन इंडिपेंडेंट कंट्री। डिपेंडेंट कंट्री, ये जो एक्ट है किसने बनाया होगा, ब्रिटिशर्स ने बनाया होगा। जैसे आज के डेट में पार्लियामेंट का लेजिस्लेचर लॉ बनाता है, ठीक है। उस टाइम पे ब्रिटिशर्स के अंडर जब इंडिया था, तब उस टाइम पे ब्रिटिशर्स का एक तो काउंसिल था, ठीक है ना, एक काउंसिल था जो लॉ बनाया करता था, और इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी उसी काउंसिल ने बनाया था। उसका नाम था इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल। ठीक है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, ये ब्रिटिशर्स का लॉ मेकिंग काउंसिल था जो लॉ एक्ट बनाया करता था। ठीक है, जैसे आज हम कोई भी एक्ट बनाते हैं, वो कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन को ओवरराइड नहीं कर सकता। कॉन्स्टिट्यूशन हमारी माता है, ठीक है, कोई भी एक्ट बनेगा वो कॉन्स्टिट्यूशन के पार नहीं जा सकता। क्लियर है। ठीक वैसे ही ब्रिटिशर्स का भी एक तो कॉन्स्टिट्यूशन हुआ करता था, ठीक है। देयर वर सम कॉमन प्रिंसिपल्स जो उन लोग फॉलो करते थे व्हाइल मेकिंग एनी एक्ट, और वो प्रिंसिपल्स का नाम था कॉमन इंग्लिश लॉ। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ। ठीक है क्या, पक्का। यहाँ तक हम लोग क्या सीखे, सबसे पहले बताओ, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्ट कब हुआ, 25 ऑफ अप्रैल 1872। एप्लीकेबल कब से हुआ, 1 सितंबर 1872। किसने बनाया, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ। ठीक है क्या, पक्का। चलो, अब पढ़ने वाले हैं इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। तो सबसे पहले कॉन्ट्रैक्ट का डेफिनेशन ही पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर H। ठीक है, कभी भी
डेफिनेशन, जब भी हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे, किसी भी एक्ट का जब हम कोई डेफिनेशन पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर के बाद जो ब्रैकेट में लिखा हुआ रहता है ना, उसको हम क्लॉज पढ़ते हैं। क्यों क्लॉज बोलते हैं? क्योंकि बेसिकली हम जब भी किसी एक्ट में कोई वर्ड का डेफिनेशन पढ़ते हैं, तो उस वर्ड का डेफिनेशन इज एप्लीकेबल थ्रू द एंटायर एक्ट। उस वर्ड का मीनिंग सेम ही रहेगा पूरे एक्ट के लिए, तो ये पूरे एक्ट पे एप्लीकेबल हो रहा है, इसीलिए डेफिनेशन के बाद, डेफिनेशन का जो सेक्शन होता है उसके बाद जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसको हम लोग क्लॉज बोलते हैं। लेकिन जनरली जब हम कोई भी प्रोविजंस पढ़ेंगे, एक्ट के अंदर का पार्ट पढ़ेंगे, तो सेक्शन नंबर के बाद जो लिखा रहता है उसको सब सेक्शन बोलते हैं। लेकिन केवल और केवल डेफिनेशन के लिए ही सेक्शन के बाद जो ब्रैकेट में लिखा रहेगा उसको हम क्लॉज बोलेंगे। ठीक है, क्लियर? तो इसको हम लोग कैसे पढ़ेंगे? सेक्शन 2 क्लॉज नंबर एच, क्योंकि नंबर सिस्टम हमारा एक ही है और एक्ट मल्टीपल्स है, तो तुमको सेक्शन 2 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट में भी मिलेगा, कंपनीज में भी मिलेगा, पार्टनरशिप में भी मिलेगा, लेकिन वो सेक्शन 2 तुम किस एक्ट का लिख रहे हो वो इंपॉर्टेंट है। तो राइट द करेक्ट सेक्शन, ऑल्सो राइट द करेक्ट एक्ट विद द सेक्शन। ठीक है, ऐसा नहीं कि सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट लिखना था, सेक्शन 2 ऑफ कंपनीज लिख के आ गए, पर अंदर में प्रोविजन लिखे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, आंसर तुमको मार्क्स मिलेगा? नहीं मिलेगा। तो राइट सेक्शन नंबर के साथ में करेक्ट एक्ट का नाम लिखना भी बहुत जरूरी है। ठीक है, चलो अब सेक्शन 2 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ठीक है, 2 क्लॉज एच, क्या डेफिनेशन है कॉन्ट्रैक्ट का? 5 वर्ड का डेफिनेशन है, 5 वर्ड। एन अग्रीमेंट enforceable by law, an agreement enforceable by law। ठीक है, तो what is a contract defined under section 2 clause number H? It is an agreement enforceable by law। वापस, it is an agreement enforceable by law। मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को बनाने के लिए हम लोग को 2 सामान लगेगा, 2 इंग्रेडिएंट्स लगेगा, एक है अग्रीमेंट और दूसरा एनफोर्सिएबल बाय लॉ होना चाहिए। तो अगर हम ये सेंटेंस लिखे कि agreement plus enforceability by law equals to contract, तो क्या ये सही होगा? ठीक है, agreement plus enforceability by law is contract। अब इंडिविजुअली अग्रीमेंट को समझते हैं और फिर एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ को समझते हैं। ठीक है, अग्रीमेंट डिफाइंड है अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई। ठीक है, अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई, क्या डेफिनेशन है? सुनो, every promise and every set of promises forming consideration for each other is termed as an agreement। ठीक है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस। एक प्रॉमिस का मतलब क्या होता है? हिंदी में बताओ, प्रॉमिस मतलब वादा। ठीक है, वादा किया है तो निभाएगा कि नहीं? निभाना पड़ेगा ना। उससे उससे वादा को जब निभाया जाता है ना तो उसको अग्रीमेंट बोलते हैं। ठीक है, और अगर तुमको वादा निभाने का मूड नहीं है, लेकिन तुम जबरदस्ती निभा रहे हो क्योंकि इस डर से निभा रहे हो, अगर तुमने नहीं निभाया तो सामने वाला तुम्हारे ऊपर केस कर देगा, वो बन जाता है कॉन्ट्रैक्ट। समझ आया? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, फॉर एग्जाम्पल मान लो धवल और ऋषि, ठीक है,
धवल ऋषि को बोला कि अपने आज शाम को 6 बजे मूवी देखने के लिए चलेंगे, ठीक है। ऋषि बोला हाँ ठीक है चल लेंगे। अब जब मूवी का टाइम आया तो 6 बजे ऋषि हॉल में वेट कर रहा है, लेकिन धवल पहुंचा क्या? नहीं पहुंचा, धवल नहीं आया, धोखा दे दिया, ठीक है। अब क्या ऋषि इसके ऊपर केस कर देगा? नहीं, क्यों नहीं करेगा? अग्रीमेंट है क्या? पहले बताओ, प्रॉमिस है क्या? अरे प्रॉमिस तो है ही, वो बोल रहा है मूवी देखने चलना है, ये बोल रहा है हाँ हम आ जाएंगे, प्रॉमिस तो है ही, अग्रीमेंट तो है ही। पर क्या इतना सा बात के लिए केस कर दोगे? नहीं ना। मतलब ये अग्रीमेंट तो है, पर क्या ये एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है? नहीं। अब ठीक मान लो कुछ ऐसा होता कि धवल ने ऋषि को प्रॉमिस किया कि मैं तुमको 2 लाख वर्थ ऑफ रुपीज गुड्स सप्लाई कर दूंगा, ठीक है। और फिर उसने सप्लाई नहीं किया, फिर उसने सप्लाई नहीं किया। अब ऋषि केस कर सकता है? अब कर सकता है। क्यों कर सकता है बताओ तो? क्योंकि एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट हमेशा एनफोर्सेबल बाय लॉ होता है। सबसे पहला बात, जब धवल गुड सप्लाई कर रहा था तो देयर वाज अ कंसिडरेशन। कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? आप कुछ कर रहे हो, उसके बदले में आपको कुछ मिल रहा है, मतलब देयर इज अ बेनिफिट फॉर यू इन द ट्रांजैक्शन। तो आज धवल जब सप्लाई कर रहा था ऋषि को गुड्स, तो धवल के लिए क्या था कंसिडरेशन? 2 लाख रुपीज मनी था। और ऋषि को क्या मिल रहा था पैसा देने के बदले में? गुड्स मिल रहा था, तो देयर वाज अ कंसीडरेशन। तो जब आप कोई प्रॉमिस करते हो, ठीक है ना, जब आप कोई प्रॉमिस करते हो और वो प्रॉमिस इन टर्म सामने वाले के लिए कंसिडरेशन बन जाता है, तो वो बन जाता है अग्रीमेंट। समझ आया क्या? पक्का? क्यों नहीं हो सकता? दैट डिपेंड्स ऑन द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट बनता है ना बाबू, तो कॉन्ट्रैक्ट में लिखा होना चाहिए दैट इफ यू डोंट सप्लाई गुड्स, तो मेरे पास क्या क्या, सामने वाले पार्टी के पास में क्या क्या राइट्स है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन दी कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट में सब कुछ लिखा हुआ होता है, दोनों पार्टीज के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट होता है उसमें सब कुछ लिखा हुआ रहेगा, और उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के बेसिस पे होता है। हम लोग अज्यूम करके चल रहे हैं कि हमारे कॉन्ट्रैक्ट में ये लिखा हुआ है कि अगर नहीं सप्लाई किया तो केस कर देंगे, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट्स पूरा ही पर्सनलाइज नेचर का होता है, टोटली डिपेंड्स के पार्टीज कौन सा क्लॉज रखना चाहते हैं और कौन सा पॉइंट्स नहीं रखना चाहते हैं, ठीक है, टोटली डिपेंड्स इस पे। तो सुनो ना, अग्रीमेंट का डेफिनेशन क्या बना? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज टर्म्ड एज एन अग्रीमेंट। सुनो यहाँ पे क्या लिखा है, एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस, मतलब समझो, सेट ऑफ प्रोमिसेस मतलब दोनों पार्टीज ने प्रॉमिस किया है, ठीक है। अच्छा, दो हो जरूरी नहीं है, मल्टीपल पार्टीज भी हो सकते हैं। अपने एग्जाम्पल में एक बार ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग के लिए दो पार्टीज समझते हैं, ठीक है। तो दो पार्टीज अगर मान लो प्रॉमिस किए तो सेट ऑफ प्रोमिसेस हो गया। क्या एक पार्टी भी प्रॉमिस कर सकता है? क्योंकि एवरी प्रॉमिस लिखा है वहां पे, ठीक है, एवरी प्रॉमिस लिखा है। क्या एक पार्टी भी प्रॉमिस कर सकता है? किसको प्रॉमिस करेगा? खुद को कि सामने वाले को? सामने वाले को। क्या प्रॉमिस हो सकता है? ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है, सोच के बताओ, थोड़ा दिमाग लगाओ, तुम लोग को आ जाएगा। ऐसा कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें सिर्फ एक पार्टी प्रॉमिस करता है? हाँ, गारंटी तो 3 पार्टी का अग्रीमेंट है, उसको छोड़ दो। जिसमें सिर्फ एक पार्टी का प्रॉमिस होता है, सामने वाला पार्टी का कोई काम नहीं है। मतलब अगर वो प्रॉमिस कर भी रहा है और सामने वाला पार्टी का कोई काम नहीं है, मतलब जो प्रॉमिस कर रहा है उसके लिए कोई कंसिडरेशन भी नहीं है ट्रांजैक्शन में, क्योंकि सामने वाला पार्टी तो कुछ कर ही नहीं रहा है। हाँ, ना ना ना। आउटसोर्सिंग कैसे? हम पैसा दे रहे, तुम मेरा काम करके दे रहे हो, तो कंसिडरेशन हुआ ना। बिल्स क्या? हाँ, बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थोड़ा सा तुम सही डायरेक्शन में गए हो, सही डायरेक्शन में गए हो, अच्छे से बताओ, समझ आएगा तुमको। क्या, तुम लोग सही बोल रहे हो, तुम लोग सही बोल रहे हो, तुम लोग एकदम सही बोल रहे हो। सुनो देखो, ये लोग ठीक बोल रहा है। अगर मान लो तुमने किसी से उधार लिया, ठीक है, उसने तो तुमको उधार दे दिया,
ठीक है। अब जब मान लो फॉर एग्जाम्पल धवल ने ऋषि से उधार लिया 10,000 रुपीज का, बोला मैं तुमको 4 महीने बाद लौटा दूंगा। 4 महीने बाद हो गया, धवल लौटाया पैसा नहीं, अचानक से 10 साल बाद आया, ठीक है, और बोला मैं आपको पैसा लौटाता हूँ। ऋषि उसके ऊपर केस नहीं किया, कर सकता था पर किया क्या नहीं, दोस्त है जाने दो, ठीक है। अभी धवल 10 साल बाद आया पैसा लौटाने के लिए। अगर धवल पैसा लौटाने के लिए आया है और वो ऋषि को बोल रहा है कि मैं आपको पैसा लौटा दूंगा, ठीक है, अब क्या ऋषि तो चुपचाप एक्सेप्ट करेगा? बदले में वो क्या फिर से कुछ पैसा देगा? नहीं। तो यहाँ पे वादा केवल कौन कर रहा है? एक पार्टी, और वो कौन है? धवल। क्या कर रहा है वादा कि मैं पैसा आपको लौटा दूंगा, बदले में ऋषि कुछ कर रहा है क्या? नहीं। तो इट इज ओनली अ प्रॉमिस, इट इज ओनली अ प्रॉमिस। अब अगर वादा करने के बाद भी अगर धवल पैसा नहीं लौटाए तो ऋषि उसके ऊपर केस कर सकता है। समझ आया? ये वन पार्टी प्रॉमिस हो गया। क्लियर हुआ? एकदम पक्का? श्योर? तो इसका मतलब होता है एवरी प्रॉमिस, कि एक पार्टी भी अगर प्रॉमिस करता है ना तो भी इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। समझा? तो क्या बना अग्रीमेंट का डेफिनेशन, वापस बताओ तो? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस forming consideration for each other is termed as an agreement। अभी तक क्या पढ़े हम लोग, एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है। सबसे पहले इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनैक्ट कब हुआ? 25 अप्रैल 1872। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872। किसने बनाया? Imperial Legislative Council based on the principles of common English law। Contract defined under section 2 clause number H। क्या definition है? An agreement enforceable by law। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स चाहिए, अग्रीमेंट एंड एनफोर्सिएबल बाय लॉ, ठीक है। अग्रीमेंट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर ई। क्या डेफिनेशन है? एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रोमिसेस फॉर्मिंग कंसिडरेशन फॉर ईच अदर इज टर्म्ड एज एन अग्रीमेंट। पक्का? अब देखो, अग्रीमेंट बनाने के लिए दो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स चाहिए। क्या क्या? सुनो। सबसे पहले प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस होना चाहिए। प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस मतलब क्या होता है कि एक से ज्यादा होने चाहिए, मिनिमम दो चाहिए या उससे ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम खुद को मिरर के सामने खड़ा कर लोगे और अपने आप से प्रॉमिस करोगे कि कल से मैं डेली 8 घंटा पढ़ाई करूंगा, क्या वो अग्रीमेंट है? टूटने वाला हो तो छोड़ दो, ठीक है, पर वो अग्रीमेंट है क्या? नहीं। प्लूरैलिटी ऑफ पर्संस चाहिए, मतलब मिनिमम दो या उससे ज्यादा होने चाहिए, ठीक है। क्या डैश देके लिख दो वहां पे, देयर मस्ट बी at least 2 persons to form an agreement। Point number 2, consensus ad idem होना चाहिए। ये इंग्लिश नहीं है बेटा, ये थोड़ा सा लैटिन है, ठीक है। कंसेंसस एड आइडम होना चाहिए, इसका मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स on the same thing at the same time for the same purpose। मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्पस, ठीक है। सुनो सुनो,
जैसे अग्रीमेंट हुआ था ना धवल और ऋषि के बीच में, मूवी देखने का अग्रीमेंट हुआ था, ठीक है। तो प्लान क्या बना था, शाम को 6 बजे डीपी में मूवी देखेंगे, ठीक है। सेम थिंग क्या है, शाम डीपी में मिलना है, डीपी मतलब डायमंड प्लाजा, शाम को डीपी में मिलना है। टाइम क्या हो गया, 6 बजे। पर्पस क्या है, मूवी देखना। यही अगर मान लो, ये बोला होता डीपी, ठीक है, सॉरी धवल बोला फोन में डीपी, ऋषि को समझ में आया आईनॉक्स CC1, चलेगा क्या, नहीं। देयर हैज टू बी क्राइटेरिया टू सेटिस्फाई ऑल द 3 कंडीशंस, सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पस। जब तक तीनों नहीं होगा तब तक अग्रीमेंट नहीं बन सकता। और अगर कोई अग्रीमेंट ही नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट तो बन ही नहीं सकता, क्योंकि अग्रीमेंट में हमको सिर्फ लीगल ऑब्लिगेशन का तड़का डालना है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ डालना है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। बट अगर आप अग्रीमेंट ही नहीं बना पाओगे तो कॉन्ट्रैक्ट तो सवाल ही नहीं उठता। समझ आया। तो अग्रीमेंट में तीनों चेकलिस्ट सेटिस्फाई होना चाहिए, ठीक है। क्या क्या, सेम थिंग, सेम टाइम, सेम पर्पस, पक्का क्लियर है। दोनों पार्टीज यानी कि मीटिंग ऑफ माइंड्स, दोनों पार्टीज मस्ट अग्री ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्पस, पक्का क्लियर है एकदम, ठीक है। अच्छा, अब आओ एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। इसका कोई टेक्निकल डेफिनेशन नहीं है, बट ये क्या बोलता है, दैट द अग्रीमेंट मस्ट बी लीगली बाइंडिंग, ठीक है। द अग्रीमेंट मस्ट बी लीगली बाइंडिंग, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये कि अगर किसी पार्टी टू द कॉन्ट्रैक्ट के मन में आता है कि हमको कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का मन नहीं है, बट वो इस डर से परफॉर्म करता है कि अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट परफॉर्म नहीं किया, अपना ड्यूटी परफॉर्म नहीं किया, तो सामने वाला कोर्ट पे मेरे ऊपर केस कर सकता है, सिर्फ इस डर से वो कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करता है। इसी को बोलते हैं लीगली बाइंडिंग, कि आपको जबरदस्ती कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना पड़ेगा, आपके ऊपर लीगल ऑब्लिगेशन है कि आपको कॉन्ट्रैक्ट में अपना पार्ट करना पड़ेगा। समझ आया, क्लियर एकदम। हम्म, उससे तो कनेक्शन है ही ना। अगर मान लो फॉर एग्जाम्पल धवल 10 साल बाद आया था पैसा रिटर्न करने के लिए, तो ये बाइंड कॉन्ट्रैक्ट है, ये बाइंडिंग कॉन्ट्रैक्ट है, लीगली बाइंडिंग है, क्योंकि अगर धवल पैसा नहीं लौटाया तो ऋषि के पास राइट है, वो उसके ऊपर केस कर सकता है वापस से, ठीक है। तो हाँ, 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 तो तुम पहला वाला का बात करे कि सेकंड वाले का। हाँ, कंसेंसस एड आइडम, हाँ, 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 बट देखो सुनो ना, यहाँ पे प्रॉमिस भी एक पार्टी कर रहा है, तुम्हें ये समझ आ रहा है, प्रॉमिस भी एक पार्टी कर रहा है, तो दिस इज नथिंग बट एन एक्सेप्शन टू जहाँ पे दो पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट होता है। देखो प्लुरलिटी ऑफ पर्संस है, ठीक है, प्लुरलिटी ऑफ पर्संस है, कंसेंसस एड आइडम है, ये तो तभी होगा जब मिनिमम 2 या उससे ज्यादा पार्टीज है। अगर एक पार्टी ने प्रॉमिस किया है तो वो यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट हो गया, एक ही पार्टी ने प्रॉमिस किया है, ठीक है, नॉट इवन यूनिलैटरल, इट इज अ वन पार्टी प्रॉमिस कॉन्ट्रैक्ट। तो ऐसा जब होता है इट इज बेसिकली एन एक्सेप्शन, ठीक है, ये स्पेशल केस, इट इज एन एक्सेप्शन, जहां पे अगर एक पार्टी भी प्रॉमिस कर रहा है तो कंसिडरेशन तो नहीं है, इवन देन इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, इट इज एन एक्सेप्शन। पढ़ेंगे हम लोग, ये सेम चीज आएगा तुम्हारे। तो अग्रीमेंट मस्ट बी लीगली बाइंडिंग, क्या सारा का सारा अग्रीमेंट लीगली बाइंडिंग होता है क्या, नहीं, सारा अग्रीमेंट्स लीगली बाइंडिंग नहीं होता है। इसको कैसे लिखा लॉ में देखो, all agreements are legally binding except
एक्सेप्ट agreement related to social matters, agreements कर दो, agreements related to social matters and domestic relationship between husband and wife. ठीक है, agreement related to social matters, सुनो ना, जैसे धवल और ऋषि का मूवी का प्रोग्राम बना था, ठीक है, धवल मूवी के टाइम पे पहुंचा नहीं था, ऋषि हॉल के सामने वेट कर रहा था, तो क्या धवल के नहीं आने पे ऋषि को गुस्सा आया होगा क्या? हाँ आया होगा। क्या वो उसके ऊपर केस कर सकता है क्या? नहीं। वाई? बिकॉज इट इज एन अग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुमने किसी के तुमने और तुम्हारा मतलब फॉर एग्जाम्पल मान लो कि तुमने और तुम्हारे पार्टनर ने डेट पे जाने का प्रोग्राम बनाया, तुम तो पहुंच गए पर तुम्हारा पार्टनर नहीं पहुंचा, गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। केस कर दोगे क्या? नहीं, नहीं कर सकते। ठीक है, बिकॉज इट इज एन अग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर। फॉर एग्जाम्पल तुम लोग को शादी में जाना था, ठीक है, पूरा दिन तुम लोग उपवास किया कि एक बार में शादी में जाके जितना होगा ठूस के खाएंगे, सारा अच्छा खाना ही खाएंगे एक बार में। ठीक है, शाम होते होते तक तुम घर से निकल रहे थे, खबर पहुंचा शादी कैंसिल हो चुका है। ठीक है, अब क्या गुस्सा पे दूल्हा दुल्हन पे केस कर दोगे कि तुमको खाने नहीं मिला इसलिए केस कर दोगे? नहीं, नहीं कर सकते। वाई? बिकॉज इट इज एन अग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स। क्लियर है क्या? नेक्स्ट पॉइंट में आओ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। अगर ये नहीं होता ना, सारे हस्बैंड आज की डेट में जेल में होते। ठीक है, क्योंकि मान लो फॉर एग्जाम्पल कभी भी ऐसा फैमिली में जनरली क्या होता है, अगर कोई बाहर जाने का प्रोग्राम बनता है या बन भी रहा होता है, तो उसी दिन कोइंसिडेंटली पापा को बहुत अर्जेंट काम आ जाता है और वो प्लान कैंसिल हो जाता है। ठीक है, और या तो फिर पापा के बिना ही चले जाते हैं, होता है ना। तो इतना बार ऐसा होता है कि अगर ये नहीं होता ना, तो सारे पापा लोग आज जेल में ही सजा काट रहे होते। ठीक है, तो जो भी अगर कोई डोमेस्टिक रिलेशनशिप्स का मैटर है बिटवीन द हस्बैंड एंड वाइफ, तो उसमें भी कॉन्ट्रैक्ट एक्ट कवर नहीं करेगा। इसका एक ठू केस था, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। ठीक है, अच्छा बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर क्यों है? क्योंकि हस्बैंड और वाइफ का केस है, ठीक है ना। बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। अब सुनो इसमें क्या हुआ था, मजा आएगा तुमको, सुनो क्या हुआ था। देखो, अब जो हस्बैंड है मिस्टर बैल्फोर, ठीक है, वो सिलोन में काम करते थे। सिलोन वॉज ओल्ड नेम फॉर श्रीलंका, तो वो सिलोन में काम करते थे उस टाइम पे। अब जो वाइफ थी वो इंग्लैंड में रहती थी, मतलब लॉन्ग डिस्टेंस था। तो अभी अगर लॉन्ग डिस्टेंस है, तो मैं हंस क्यों रहा है वैसा कुछ बोला ही नहीं। ठीक है, तो लॉन्ग डिस्टेंस था, अभी हस्बैंड यहाँ रह रहा है, वाइफ वहां रह रही है, तो उधर में रहने का खर्चा पानी नहीं लगता है क्या? लगता है ना। ठीक है, तो ठीक है, वाइफ और हस्बैंड के बीच में अग्रीमेंट हुआ कि हस्बैंड जो है वो उसको सिलोन से पैसा भेजता रहेगा, मंथली अलाउंसेस उसको भेजता रहेगा इंग्लैंड, सो दैट वो वहां पे आराम से अपना गुजारा कर सके। ठीक है क्या? ये उन लोगों का बात हो गया। अब फिर क्या हुआ कि वाइफ ने हस्बैंड पे चीट कर दिया। ठीक है, और जैसे ही ये बात हस्बैंड को पता चला, उसको गुस्सा आया, तो आएगा ही भाई, गुस्सा आया और उसने अलाउंसेस भेजना बंद कर दिया। सही बात है, अलाउंसेस भेजना बंद कर दिया। फिर लेकिन रहने के लिए इंग्लैंड में पैसे तो चाहिए, अब ऐसे तो हस्बैंड पैसा देगा नहीं, तो वाइफ ने, मिसेस बेल्फोर ने मिस्टर बेल्फोर पे केस कर दिया कि भाई इसने मुझसे वादा किया था कि ये मुझे अलाउंसेस भेजेगा, अब ये भेज नहीं रहा है, तो हम लोग के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हो गया था कि वो अलाउंसेस भेजेगा, अब वो भेज नहीं रहा है, तो इट इज अ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, यानी उसने अपना कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है। ठीक है, तो केस कर दिए। अब तो जब जज साहब के पास ये केस गया, जज साहब बोले देखिए ये आपका मैरिटल लाइफ का मैटर है और मिसेस बेल्फोर ने जो किया है वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है,
तो अब ये तो कहीं से भी इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में गवर्न नहीं होता। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बेसिकली तुम समझो, अभी तक क्या समझा है कि कॉन्ट्रैक्ट जो है वो सारा कमर्शियल नेचर का रिलेशनशिप्स को कवर कर रहा है। जितना भी कमर्शियल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट है उसी के लिए केवल इंडियन कॉन्ट्रैक्ट है। तो अब अगर आपको मैरिज लाइफ में कोई भी कॉन्ट्रैक्ट होता है, वो पहला बात तो कॉन्ट्रैक्ट में कवर ही नहीं होगा। दूसरा, अगर है भी तो उसके लिए सेपरेट एक्ट से आपके, ठीक है। अब बैल्फोर है तो इंग्लैंड का केस होगा ना, तो उनका जो मैरिज एक्ट है उसके हिसाब से चलेगा वो। समझ आया क्या? ठीक है, ये हुआ था इसमें। तो कोर्ट ने बोला कि आपका जो मैटर है वो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंडर में नहीं आएगा, आप फैमिली कोर्ट चाहिए, वहां पे देखेंगे। समझा क्या? बस यही था इसका केस। ठीक है, लिख लो तो क्या था। हाँ, बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। हस्बैंड वाज working in Ceylon and wife was living in England. Husband agreed to pay monthly allowance to his wife but later on, after finding out that wife had been unfaithful, हम ऐसा चीटिंग नहीं लिख सकते, ठीक है ना, चीप लगता है, अनफेथफुल, that wife had been unfaithful to him, husband stopped paying the allowance. एक सेकेंड, wife sued the husband under wife sued the husband under Contract Act. The court held that domestic relationships between husband and wife lacks domestic relationship between husband and wife lacks legal obligation and thus the wife cannot sue him under Contract Act. ठीक है, जूम करे, जूम आउट कर, इसमें तो जूम का ऑप्शन ही नहीं है, मेरे को लगता है तुम लोग को दिख नहीं रहा होगा पीछे से, ये वाला लाइट ना बंद कर दो, तुम लोग को दिख जाएगा। हाँ, क्या हुआ? सर किसका सर? मेरा? अच्छा, ये लोग का सर आ रहा है, तुम नीचे हो। हाँ, वो वाला लाइट ऑफ कर दो, उधर से होता है, वो वाला लाइट ऑफ कर दो, हो जाएगा। तुमको स्विच मालूम है? नहीं नहीं, ऐसा तो मत ही करो। हाँ, हो गया, ठीक है, दिख जाएगा। सुनो, अब तुम लोग ना ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा दिमाग लगा के ना
यहाँ पे जो हम सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिखाए हैं ना, गलती से वहां पे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के मत आ जाना, क्योंकि केस का नाम देखो ढंग से क्या है, बेल्फोर है। इंडिया में किसी का भी टाइटल बेल्फोर होता है? नहीं। तो और ये लॉ किसने बनाया है? ब्रिटिशर्स ने बनाया है ना। तो ये जो केस लॉ है ये उन्हीं के लैंड का है, बट सिंस उन्होंने ही बनाया है, लॉ मेकर सेम है, इसीलिए हम लोग ये वाला केस का रेफरेंस ले सकते हैं। ठीक है, तो ना स्मार्ट बन के इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट लिख के मत आ जाना एकदम भी, ना बैलफोर नाम है, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर केस हो रहा है। समझा क्या? पक्का लिख लिए सब लोग? लिख लो आराम से लिख लो। ठीक है, सबका हो गया है लिखना? चलो आओ, एक बार स्टार्टिंग से रिवाइज करेंगे। ठीक है, चलो। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट इनएक्ट कब हुआ? 25 अप्रैल 1872। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872। किसने बनाया? इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल, बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 8। क्या डेफिनेशन है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट बनाने के लिए दो इंग्रेडिएंट्स, क्या क्या? agreement and enforceability by law. Agreement defined under section 2 clause number E. क्या definition है? Every promise and every set of promises forming consideration for each other is termed as an agreement. Two essential ingredients of agreement. सबसे पहले plurality of persons and दूसरा consensus ad idem. कंसेंसस एड आइडेम का मतलब क्या होता है? मीटिंग ऑफ माइंड्स। क्या? मीटिंग ऑफ माइंड्स ऑन द सेम थिंग एट द सेम टाइम फॉर द सेम पर्पस। फिर लीगल एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ में आ जाओ। ठीक है, एनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ का मतलब क्या होता है? अग्रीमेंट्स मस्ट बी लीगली बाइंडिंग। ठीक है, क्या सारा अग्रीमेंट्स लीगली बाइंडिंग होता है क्या? नहीं। कौन कौन सा बताओ तो, कौन कौन सा नहीं होता है? अग्रीमेंट रिलेटेड टू सोशल मैटर्स एंड डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। केस का नाम क्या था? बैल्फोर वर्सेस बैल्फोर। इसमें क्या हुआ था? इतना बड़ा लिखे ना, husband was working in Ceylon, wife was living in England. Husband agreed to pay a monthly allowance to his wife, but later on, after finding out that wife had been unfaithful to him, husband stopped paying the allowance. Wife sued him under Contract Act. The court held that wife cannot sue him under Contract Act because domestic relationship between husband and wife lacks legal obligation. पक्का क्या? पक्का क्या? एकदम श्योर? क्लियर एकदम? ठीक है, आओ। हाँ, डोमेस्टिक रिलेशनशिप बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ लैक्स लीगल ऑब्लिगेशन। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ नहीं है ना, उसी को दिखाए हैं। ये जो जो जितना भी अग्रीमेंट्स होता है बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ रिलेटेड टू डोमेस्टिक मैटर्स, उसमें तो लीगल ऑब्लिगेशन नहीं होता है ना, वही लिखा हुआ है। ठीक है, चलो आओ। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट।
ठीक है ना। इसको 3 कैटेगरीज में बांटा गया। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी या वैलिडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, अब एक बार कुछ मत लिखना, सिर्फ सुनते चलो। ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्सिएबल है कि नहीं, सबसे पहले आएगा वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? जो नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट होता है ना, वही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है, यानी इट इज एन अग्रीमेंट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ। उसके साथ साथ सुनो ना, अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होना है तो पहला बात तो वो एनफोर्सेबल बाय लॉ है, तभी वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। उसके साथ में एक ना हम लोग पढ़ेंगे इसी के बाद, ठीक, सेक्शन 10। ठीक है, सेक्शन 10 में एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट लिखा हुआ है। अगर वो सारा सेक्शन 10 का इंग्रेडिएंट्स एक कॉन्ट्रैक्ट में है तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होएगा। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए सबसे पहले तो इट मस्ट बी एनफोर्सेबल बाय लॉ, और दूसरा उस कॉन्ट्रैक्ट में सारा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स ऑफ सेक्शन 10 है। ठीक है, अब सेक्शन 10 का जब बात की ही है तो एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या है सुन लो। देखो क्या क्या है समझो। सबसे पहले ऑफर। ठीक है, ऑफर करेंगे, अरे सामने वाले को ऑफर करेंगे तो वो क्या देगा? एक्सेप्टेंस। ठीक है, ऑफर एक्सेप्टेंस। जबरदस्ती हाँ बुलवाओगे क्या? हाँ, जबरदस्ती हाँ बुलवाओगे? नहीं, अपने मर्जी से हाँ करेगा वो, फ्री कंसेंट, अपनी इच्छा से करेगा ना, मन है तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा, नहीं मन है तो नहीं करेगा। ठीक है, उसके बाद, उसके बाद लीगल ऑब्जेक्ट। लीगल ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली, लीगल ऑब्जेक्ट मतलब बेसिकली कि जो भी लीगल सब्जेक्ट मैटर्स होंगे उसी पे ही कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है क्या? मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट, या AK-47 बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, या गांजा बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, या हीरोइन बेचने का कॉन्ट्रैक्ट, ये सब करोगे? नहीं ना। ठीक है, जो लीगली अलाउड है उसी का ही कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं हम लोग। फिर लीगल कंसिडरेशन। लीगल कंसिडरेशन मतलब क्या होता है? ऐसा हो सकता है, सुनो ना, सुनो ना, कंसिडरेशन मतलब क्या होगा? हम कुछ करेंगे तो मेरे लिए कोई बेनिफिट है उसके ऊपर में, यही होगा। तो तो क्या हुआ, फॉर एग्जाम्पल के हाँ, धवल ऋषि को 2 लाख रुपया दे रहा है। ठीक है, लेकिन बदले में ऋषि क्या दे रहा है उसको? 2 किलो गांजा, चलेगा? नहीं ना, नहीं ना, तो कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। ठीक है, हाँ, ठीक है, बस कंसिडरेशन लीगल होना चाहिए। फिर लीगल कैपेसिटी, बच्चा से कॉन्ट्रैक्ट करोगे? नहीं ना, तो लीगल कैपेसिटी, द पर्सन मस्ट बी लीगली केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है क्या? लास्ट में एक्सेप्टेंस का ही एक और है, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। ठीक है, दिस इज एज सेम एज एक्सेप्टेंस। समझा क्या? ये है सेक्शन 10 का सारा एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट में होना चाहिए टू मेक इट अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अपना आई थिंक कल से या परसों से ये सारा टॉपिक्स को हम लोग इंडिविजुअली पढ़ने वाले हैं। ठीक है, पक्का? तो मेरे को बताओ, सेक्शन 10
में क्या क्या एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स है? सबसे पहले ऑफर, फिर एक्सेप्टेंस, उसके बाद फ्री कंसेंट, फिर लीगल से 3 पॉइंट है, क्या क्या? लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पक्का क्या? ठीक है, एक बार बता दो मेरे को वापस से, सेक्शन 10 का एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स क्या क्या है? ऑफर, एक्सेप्टेंस, फ्री कंसेंट, लीगल ऑब्जेक्ट, लीगल कंसिडरेशन, लीगल कैपेसिटी एंड इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। पक्का? लीगल कैपेसिटी मतलब द पर्सन मस्ट बी लीगली केपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। अब कोई जेल में सजा काट रहा है, उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। बच्चा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। पागल खाना में पागल के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो? नहीं। दीज पीपल आर लीगली इनकेपेबल टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट। फिर वही बात हो गया, टेम्पररी पागल, परमानेंट पागल। ठीक है, अब अगर कोई इंसान को पागलपन का दौरा पड़ता है, मतलब अभी ठीक है, 1 घंटे बाद पगला जाएगा, फिर ठीक है, फिर 1 घंटे बाद पगला जाएगा, तो ऐसे इंसान के साथ तुम कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो क्या? हाँ कर सकते हो, जब वो ठीक है, जब वो ठीक है। जब वो पगला है तब नहीं कर सकते, जब वो ठीक है तब कर सकते हो। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट समझ में आया क्या? ठीक है, अब वैलिड का ठीक उल्टा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वैलिड का ठीक उल्टा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड माने कि इनवैलिड कॉन्ट्रैक्ट। तो इनवैलिड वो कब हो सकता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड इट हैज एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। तो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट ठीक वैलिड का उल्टा है, यानी वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट व्हिच इज नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ एंड इट डज नॉट कंटेन्स द एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। कोई भी एक एलिमेंट भी मिसिंग होगा ना तो भी वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। ठीक है, कोई भी एक एलिमेंट मिसिंग होगा वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा। क्लियर है क्या? पक्का? इतने सारे एग्जाम्पल दे तो दिए थे, गांजा बेच रहा है, मर्डर कर रहा है, या बच्चा के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, पगला के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ये सारा क्या है? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है। ठीक है, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट, एक होता है वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है, यानी कि वॉइड हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। ये डिसाइड कौन करेगा? ये डिसाइड करता है ऐसा ऐसा पार्टी नहीं, ये डिसाइड करता है अग्रीव्ड पार्टी। कौन बोलो तो? अग्रीव्ड पार्टी माने कौन? जिसके साथ नाइंसाफी हुआ है। नाइंसाफी माने क्या? उससे कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती साइन करवाया गया है, उसे कॉन्ट्रैक्ट जोर जबरदस्ती उसके ऊपर प्रेशर डाल के साइन कराया गया है। मतलब उसने कॉन्ट्रैक्ट अपने इच्छा से साइन किया है क्या? नहीं। यानी फ्री कंसेंट था कि नहीं? नहीं था। तो अगर फ्री कंसेंट नहीं होता है तो ध्यान रखना, वन ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। लेकिन अगर फ्री कंसेंट नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट वॉइड नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल है। ठीक है, और कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल यानी कि कंसेंट फ्री नहीं था, और कंसेंट फ्री 4 केस में नहीं होता है। क्या क्या? सुनो, कोर्शन, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड, एंड मिसरिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन मतलब, क्वेश्चन मतलब सर पे बंदूक रख दिए, साइन कर, नहीं करेगा तो भेजा उड़ा देंगे, तो वो हुआ कोर्शन। ठीक है, जहाँ पे फिजिकल फोर्स यूज किया जा रहा है। अनड्यू इन्फ्लुएंस ठीक कोर्शन का उल्टा, फिजिकल फोर्स नहीं, मेंटल प्रेशर डाला जा रहा है। अब मेंटल प्रेशर कौन डाल सकता है? ऐसा वैसा कोई नहीं, जो तुमसे ऊपर होगा वही डाल सकता है। जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय पे मेंटल प्रेशर डाल सकता है, ठीक है, एक टीचर अपने स्टूडेंट में डाल सकता है। ऐसा नहीं कि हम डाल रहे हैं, हम बस बता रहे हैं। ठीक है, जो तुमसे ऊपर होगा वही तुम्हारे पे प्रेशर डाल सकता है ऊपर से। ठीक है, फ्रॉड, फ्रॉड मतलब धोखा, धोखा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया, धोखा से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाया तो फ्रॉड हो गया। मिस रिप्रेजेंटेशन, दिखाया कुछ और निकला कुछ और, दिखाया कुछ और निकला कुछ और। तुम प्रोडक्ट लेके आए मार्केट से, फिर पीछे पलट के देखे लिखा था मेड इन चाइना,
समझ आ रहा है? इसको बोलते हैं मिसरिप्रेजेंटेशन, जब दिखाया कुछ और निकला कुछ और। समझा क्या? ठीक है, पक्का? तो ये 4 केस ऐसा है जिसमें कंसेंट फ्री नहीं होता है, और अगर कंसेंट फ्री नहीं है तो कॉन्ट्रैक्ट क्या है? वॉइडेबल। कोर्सन सुनो ना, कोर्सन सेक्शन 15, अनड्यू इन्फ्लुएंस सेक्शन 16, फ्रॉड सेक्शन 17, मिसरिप्रेजेंटेशन सेक्शन 18। ठीक है, ये सब लिखा देंगे, टेंशन नहीं। हाँ, अभी तो कुछ भी नहीं लिखना है तुमको। हम तो बोला था, हम बोले थे ना कुछ नहीं लिखना है अभी। हाँ, अभी कुछ नहीं लिखना है तुमको, अभी सब सुनते चलो। तुम लिख लिए? देसी हीरोइन नहीं हो तुम लोग। हम लोग क्या बोला था, अभी रुको, अभी सिर्फ सुनते चलो। अभी कुछ नहीं लिखना है, हम सब लिखा देंगे, कि वर्ड जो बोले सब लिखा देंगे। समझा? अभी सिर्फ सुनो। अनड्यू इन्फ्लुएंस, अनड्यू इन्फ्लुएंस मतलब तुमसे कोई तुम्हारे तुम जिस पोजीशन में हो, तुमसे ऊपर कोई पोजीशन में है तुम्हारे, और वो तुम पे मेंटली प्रेशर डाल के तुमसे अपना काम करवा सकता है, कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है। जैसे एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय से कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा सकता है, एक एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कंपनी स्विच करने से भी रोक सकता है कि नहीं? रोक ही सकता है। क्या तुमको बोल देगा हम तुमको इतना पैसा देंगे, तुम अर्ली रिटायरमेंट ले लो? कर ही सकता है ना, कुछ भी करवा सकता है। ठीक है, अब जैसे मान लो एक डॉक्टर अगर तुमको बुखार हुआ है, सिर्फ डॉक्टर क्या, एक डॉक्टर, ठीक है, एक डॉक्टर सिर्फ अगर तुमको बुखार हुआ है तो तुमको 50 तो टेस्ट भी दे सकता है। तुम अगर पूछ लिए क्या जरूरत है, बुखार ही तो है, बाद में अगर कुछ निकल के आ गया तो हमको मत बोलना। तुम प्रेशर में आ जाओगे और बोलेगा भाई पहले करवा ले सारा टेस्ट, है कि नहीं? तो तुम्हारा बिल बढ़वा सकता है, वो हॉस्पिटल का बिल बढ़वा सकता है। इसी को बोलते हैं अनड्यू इन्फ्लुएंस। समझ आया? जहां मेंटली प्रेशर डाल के काम करवाया जाता है। समझा क्या? यू श्योर? ठीक है, बताओ मेरे को, रिवाइज करेंगे एक बार। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने इट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज एनफोर्सिएबल बाय लॉ एंड इट हैज ऑल द एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ सेक्शन 10। इसी का ठीक उल्टा वॉइड कॉन्ट्रैक्ट। वॉइड कॉन्ट्रैक्ट इज अ कॉन्ट्रैक्ट विच इज not enforceable by law and it does not contains the essential elements of section 10। फिर आता है voidable contract। voidable contract is a contract which is enforceable at the option of aggrieved party, at the option of aggrieved party। contract is voidable, when is the contract voidable? Contract is voidable when the consent is not free, and consent is not free in 4 cases। क्या क्या? coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। section 15, 16, 17, 18। section 15, 16, 17, 18। पक्का क्या? हाँ, illegal contract, illegal contract is a contract which is not legal। ठीक है, नॉट लीगल बोल लो या फॉरबिडन बाय लॉ बोल लो, नॉट लीगल बोल लो या फॉरबिडन बाय लॉ बोल लो, लॉ ही मना कर रहा है कि आप ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई भी इलीगल प्रोडक्ट्स बेचने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, जैसे वो AK-47 हो गया, या मर्डर करने का कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये सब क्या है? इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स है। समझा क्या? पक्का समझा क्या? एक बात बताओ, एक बात बताओ, फॉर एग्जाम्पल मेन कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है, मेन कॉन्ट्रैक्ट जो था वो था मर्डर करना, तो क्या ये इलीगल है? ये इलीगल है, ठीक है। पर आपने इसके लिए मार्केट से एक ठू गला काटने के लिए नाइफ खरीदा, ठीक है। क्या नाइफ खरीदा, नाइफ खरीदा, वो सही है कि गलत? अबे वॉइडेबल कहां से गया यहाँ पे? हाँ,
क्या? मजा आया ना? देखो, जैसे मान लो ए ने बी को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि तुम मिस्टर एक्स का मर्डर कर दो, ठीक है। अब बी ने प्लान बनाया कि हम गला काट के मर्डर करेंगे। अब गला काटने के लिए बी ने सी से नाइफ खरीदा, ठीक है। अब जो नाइफ बेच रहा है, क्या उसको मालूम है वो मर्डर है? कि किस पर्पस के लिए वो नाइफ खरीद रहा है, उसको मालूम है क्या? नहीं। तो जब भी मेन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए, सुनो ना, जब भी कोई मेन कॉन्ट्रैक्ट करने के लिए हम बाकी किसी कॉन्ट्रैक्ट्स में एंटर करते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं कोलैटरल कॉन्ट्रैक्ट्स या कोलैटरल अग्रीमेंट्स बोल लो, ठीक है। कोलैटरल अग्रीमेंट्स बोलते हैं, दे आर बेसिकली सपोर्टिंग अग्रीमेंट्स टू फुलफिल द मेन कॉन्ट्रैक्ट। यही हो रहा है। अगर इलीगल कॉन्ट्रैक्ट तो हमेशा ही वॉइड होता है, बट कोलैटरल अग्रीमेंट्स टू द इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स हमेशा वॉइड हो जरूरी नहीं है। अगर मान लो आपने नाइफ नहीं खरीदा होता, नाइफ के इंस्टेड उसने एक बैंड राइफल AK-47 खरीदा होता, तो वो वॉइड होता, तब वो वॉइड होता। समझ आया क्या? पक्का? क्लियर है? एकदम क्लियर है? ठीक। हाँ, वो वॉइड है, वो तो वॉइड ही हो गया। हाँ, इलीगल अग्रीमेंट्स तो हमेशा ही वॉइड होता है, मैं तो बोल ही रही हूँ। इलीगल अग्रीमेंट्स तो हमेशा वॉइड होता है, पर कोलैटरल अग्रीमेंट्स टू इलीगल कॉन्ट्रैक्ट्स वॉइड हो हमेशा वो जरूरी नहीं है, ठीक है। अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट्स इसका मतलब क्या होता है? जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे तब वो वैलिड था, जब कॉन्ट्रैक्ट बनाए थे तब वो वैलिड था। बाद में कोई टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, बाद में किसी टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से हम कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए वो बन गया है अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट। इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? एट द टाइम व्हेन कॉन्ट्रैक्ट वाज मेड, at the time when contract was made, it was a valid contract, it was a valid contract, but due to some technical defect, but due to some technical defect it cannot be enforced, it cannot be enforced। For example, इसका classic example है time barred debt। टाइम बार्ड डेट क्या बोलता है? टाइम बार्ड ये डेट ये बोलता है कि जिस दिन आपका पेमेंट का ड्यू डेट है, जिस दिन आपका पेमेंट का ड्यू डेट है और डेटर अगर ड्यू डेट पे डिफॉल्ट कर जाता है, पेमेंट नहीं करता है, तो क्रेडिटर के पास में ड्यू डेट से 3 साल का टाइम रहता है, वो उसके ऊपर केस कर सकता है टू रिकवर हिज डेट, टू रिकवर हिज ड्यूज, ठीक है। अगर 3 साल के अंदर वो केस नहीं करता है तो लॉ ऐसा समझती है कि भाई इसको अपने पैसे से प्यार नहीं है, 3 साल में केस नहीं किया है तो अब क्या ही करेगा। तो जो कॉन्ट्रैक्ट विद इन दीज 3 इयर्स वैलिड था, 3 साल के बाद वही कॉन्ट्रैक्ट क्या बन गया? अनइनफोर्सिएबल कॉन्ट्रैक्ट बन गया। जैसे मान लो हम लोग के एग्जाम्पल में जब धवल ने ऋषि से पैसे लिए थे, 10,000 रुपए उधार लिए थे, तब उसने रिपेमेंट किया ड्यू डेट पे? नहीं। ऋषि ने केस किया उसके ऊपर? नहीं। धवल कब आया पैसा रिटर्न करने के लिए? 10 साल बाद, ठीक है, 10 साल बाद आया। और 10 साल बाद जब वो ऋषि को बोला कि मैं तुमको इस डेट पे पैसा दे दूंगा, अब अगर धवल उस फ्रेश डेट से 3 साल के अंदर पैसा नहीं देता है, तब ऋषि के पास टाइम है कि वो केस कर सकता है उसके ऊपर विद इन दोस 3 इयर्स, ठीक है। तो वो फ्रेश टाइम पीरियड काउंट होगा फिर 10 साल बाद। समझ आया क्या? पक्का? एकदम क्लियर? श्योर? ठीक है, चलो एक बार ये लिख लेते हैं, इतना लिख लेते हैं, फिर देखते हैं जितना टाइम परमिट करेगा आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले, अच्छा ये चार्ट बना लियो क्या? हाँ, ठीक है। तो एक काम करो, खाली चार्ट कंप्लीट कर लो परफॉर्मेंस के।
ये तुम्हारा चार्ट पूरा कंप्लीट हो जाएगा। देखो, परफॉर्मेंस के बेसिस पे एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट है और एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है। एग्जीक्यूटरी का फर्दर टू टाइप्स है, यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट एंड बाइलैटरल कॉन्ट्रैक्ट। फॉर्मेशन के बेसिस पे एक्सप्रेस कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट, इम्प्लाइड के ब्रैकेट में लिखा हुआ है टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, TACIT, टैसिट कॉन्ट्रैक्ट्स, फिर ई कॉन्ट्रैक्ट हो गया एंड लास्ट में क्वासी कॉन्ट्रैक्ट, QUASI, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट्स। सबसे पहले वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, it is a contract which is enforceable by law and contains all the essential elements of section 10। हाँ ये लिखो लिखो ये लिखो। क्या हुआ? void contract, वैलिड का ठीक उल्टा, it is a contract which is not enforceable by law and does not contains the elements of section 10। क्या? नहीं, क्यों? सेक्शन 10 का क्लॉज क्यों मेंशन करेंगे? डेफिनेशन थोड़ी है ये। सेक्शन 10 इज नॉट डेफिनेशन सेक्शन, केवल सेक्शन 2 इज डेफिनेशन सेक्शन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट। voidable contract, it is a contract which is enforceable at the option of aggrieved party। हम लिखाते क्यों हैं? क्योंकि क्लास में ही तुम लोग का राइटिंग प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि लॉ का पेपर तुम लोग पहली बार लिख के आने वाले हो, तो टाइम भी कम है अभी जो लोग मई में देने वाले हैं, ठीक है? तो अभी से ही प्रैक्टिस कर लो। घर पे तुम्हारे ऊपर कोई भी बर्डन नहीं छोड़ रहे हैं, एक्सेप्ट कि तुम बस जाओ जो लिखा है उसको क्लास में आने से पहले एक बार पन्ना घुमा के आ जाओ, सो दैट जब तुम क्लास में पढ़ोगे नया चीज फ्रेश डे पे नेक्स्ट क्लास में तो तुमको याद रहेगा, यू विल फील कॉन्फिडेंट, वो भी सिर्फ तुम्हारे लिए ही है। तो राइटिंग प्रैक्टिस वगैरह सब चीज क्लास में करा दे रहे, घर में तुम बाकी सब्जेक्ट्स पढ़ो, खाली एक बार बस रिवाइज कर लेना लॉ, दैट इज द ओनली रिक्वायरमेंट, बाकी सब क्लास में हो जाएगा। A contract is voidable when the consent of the parties is not free। parties मत कर दो, पार्टी कर दो। consent is not free in 4 cases: coercion,
undue influence, fraud, misrepresentation. सेक्शन 15, सेक्शन 16, सेक्शन 17, सेक्शन 18। Yeah. It is a contract which is forbidden by law. क्या? अंडर सेक्शन। यूएस मतलब होता है अंडर सेक्शन, शॉर्ट फॉर अंडर सेक्शन। इसके ऊपर का सब लिख चुके हैं क्या? किसी का कुछ बाकी है, छूट गया है क्या? लिख लिया सब?
सबका डन है? हम्म, हो गया सबका? डन है? लीगल कंसिडरेशन यानी कि तुम कुछ कर रहे हो, उसके बदले में तुमको जो मिल रहा है वो वैलिड होना चाहिए, वो लीगल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि तुम 2 लाख रुपया देके गांजा खरीद रहे हो, इट इज नॉट अ लीगल कंसिडरेशन। क्या? लीगल ऑब्जेक्ट तो हो गया गांजा बेचना, अलग अलग पार्टीज के अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो, ठीक है। लीगल ऑब्जेक्ट तो हो गया गांजा बेचना, वही खराब है। और अगर तुम खरीद भी रहे हो तो तुम्हारे लिए कंसिडरेशन है ना, तो वो भी नहीं होना चाहिए। समझ आया? पक्का? बताओ, गांजा चल रहा है यहाँ पे। चलो आओ, सुनो एक बार शादी से रिवाइज करते, ठीक है ना। इनएक्टेड ऑन, हाँ, enacted on 25th of April 1872। एप्लीकेबल कब से हुआ? 1 सितंबर 1872। किसने बनाया? इंडियन लेजिस्लेटिव काउंसिल। बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ कॉमन इंग्लिश लॉ। कॉन्ट्रैक्ट डिफाइंड अंडर सेक्शन 2 क्लॉज एच। क्या डेफिनेशन है? एन अग्रीमेंट एनफोर्सिएबल बाय लॉ। टू एसेंशियल इंग्रेडिएंट्स फॉर कॉन्ट्रैक्ट: agreement and enforceability by law। agreement defined under section 2 clause number e। क्या definition है? every promise and every set of promises forming consideration for each other is termed as an agreement। agreement के लिए 2 essential ingredients क्या क्या? plurality of persons and consensus ad idem। consensus ad idem का मतलब क्या होता है? meeting of minds on the same thing at the same time for the same purpose। enforceability by law मतलब all the agreements must be legally binding। क्या all agreements are legally binding? No, except two। क्या क्या? agreement related to social matters and domestic relationship between husband and wife held in the case of Balfour versus Balfour। क्या हुआ था इसमें? husband was working in Ceylon, wife was living in England। husband agreed to pay a monthly allowance to his wife, but later on, after finding out that the wife had been unfaithful to him, husband stopped paying the allowance। wife sued him under Contract Act। Can the court held that wife cannot sue him under Contract Act because domestic relationships between husband and wife always lack legal obligation। ठीक है। टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ एनफोर्सेबिलिटी या वैलिडिटी, परफॉर्मेंस एंड फॉर्मेशन। एनफोर्सेबिलिटी के बेसिस पे 5 टाइप्स ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या क्या? नाम बताओ। वैलिड, वॉइड, voidable, illegal and unenforceable। वैलिड कॉन्ट्रैक्ट माने it is a contract which is enforceable by law and contains the essential elements of section 10। void contract is a contract which is not enforceable by law and it does not contains the elements of section 10। voidable माने क्या होता है? it is a contract which is enforceable at the option of aggrieved party। contract is voidable when the consent is not free। consent is not free in 4 cases। क्या क्या? coercion, undue influence, fraud and misrepresentation। section 15, 16, 17, 18। अब आ जाओ illegal contract। contract which is forbidden by law। फिर unenforceable contract, at the time when contract was made it was valid, but due to some technical defect it cannot be enforced। for example, time barred debt। essential elements of section 10 क्या क्या है? offer,
acceptance, free consent, legal object, legal consideration, legal capacity and intention to create legal relationship. क्लियर है पूरा यहाँ तक? एकदम परफेक्ट. टाइम बार डेट मतलब जब भी डेट ड्यू होता है और अगर डेटर उस डेट पे डिफॉल्ट कर जाए तो क्रेडिटर के पास में ड्यू डेट से 3 साल तक का टाइम होता है, दैट विद इन 3 years ही कैन स्यू द डेटर. लेकिन अगर 3 साल में स्यू नहीं किया है तो समझ जाता है, कोर्ट समझता है कि अब आगे भी वो स्यू नहीं करना चाहता, उसको पैसा नहीं चाहिए अपना, तो 3 साल के बाद वही कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था अब बन जाएगा वॉइड. जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो डेट ड्यू हुआ 3/3/2025 को, ठीक है, ये ड्यू डेट था फॉर पेमेंट. अब ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं किया डेटर ने, क्रेडिटर के पास में ड्यू डेट से 3 साल है, यानी कि 3/3 कितना हुआ 2028. अब 3/3/2028 तक क्रेडिटर डेटर को अपने डेट के लिए स्यू कर सकता है. ये लोग का लोन अग्रीमेंट था ना, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ लोन तो वैलिड ही है, इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट. तो 3/3/2028 तक इट इज अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है. उसके बाद यही कॉन्ट्रैक्ट जो वैलिड था टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से, क्योंकि लॉ में आपको 3 साल का लिमिटेशन दिया है, इसलिए टेक्निकल डिफेक्ट की वजह से अब यही वैलिड कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा, अनएनफोर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्लियर है? टाइम बाद डेट का मतलब पक्का, एकदम श्योर. हम छुट्टी बोले नहीं है वैसे. तुम्हारा कब एग्जाम है? अरे तब तो चिल है भाई, तब तो चिल ही है. चलो परफॉर्मेंस कर लेते हैं, बहुत सिंपल है, एक ठू कर लेते हैं बस, ठीक है ना. एक परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? परफॉर्मेंस मतलब क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट डांस नहीं करना है. परफॉर्मेंस मतलब कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो गया है, ठीक है. यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करने का बात कर रहे हैं. कॉन्ट्रैक्ट में जो पार्टीज का ड्यूटी होगा, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल ऋषि और धवल के बीच में कॉन्ट्रैक्ट बना कि ऋषि जो है वो धवल को बाइक देगा, बाइक बेचेगा और धवल उसको 2 लाख रुपया देगा. तो यहाँ पे ऋषि का क्या ड्यूटी है? बाइक देना. तो उसको अपना ड्यूटी परफॉर्म करना है, यानी कि उसको बाइक देना है. और धवल का क्या ड्यूटी है? कि 2 लाख रुपया देना. तो यहाँ पे धवल को कॉन्ट्रैक्ट में क्या परफॉर्म करना है? 2 लाख रुपया देना है, वो उसका ड्यूटी है. पक्का? तो जब हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, जब हम एग्जीक्यूटेड कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं, यानी कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट कॉन्ट्रैक्ट में परफॉर्म कर दिया है, यानी कि धवल ने बाइक दे दिया है और सॉरी ऋषि ने बाइक दे दिया है और धवल ने बाइक के बदले 2 लाख रुपया कैश दे दिया है. समझा? देखो when both the parties to the contract have performed their duties as per the contract, it is an executed contract. ठीक है, एग्जीक्यूटेड यानी कि दोनों पार्टीज ने अपना अपना पार्ट कर दिया है. अब आते हैं एग्जीक्यूटरी. एग्जीक्यूटरी किया है कि बाकी है? बाकी है, ठीक है. कॉन्ट्रैक्ट आज बना लिए हैं, कॉन्ट्रैक्ट आज बना लिए हैं, तभी तो एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट है ना. कॉन्ट्रैक्ट आज बना लिए, पर परफॉर्म कब होगा? फ्यूचर में होगा. कॉन्ट्रैक्ट आज बना लिए हैं, परफॉर्म कब होगा? फ्यूचर में होगा. अब इसी का 2 पार्ट था, देखे थे, एक था यूनिलैटरल और एक था बाइलैटरल. यूनिलैटरल कम्स फ्रॉम द वर्ड यूनि यानी कि वन, बाइलैटरल मतलब दोनों. तो यूनिलैटरल मतलब जब एक ने परफॉर्म कर दिया है, एक का बाकी है, और बाइलैटरल मतलब दोनों का बाकी है, दोनों का बाकी है. जैसे मान लो फॉर एग्जाम्पल सुनो ना, जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने एनईसी का ही बात करते हैं, ठीक है. अब जैसे मान लो क्लासेस स्टार्ट हो गया, क्लासेस स्टार्ट हो चुका है, तुम लोग आते हो पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के बदले क्या देते हो? ट्यूशन के बदले क्या देते हो? फीस देते हो. क्लास स्टार्ट हो चुका है, तुम्हारा फीस बाकी है, तो क्या हो गया? यूनिलैटरल.
क्या हो गया, यूनिलैटरल, ठीक है। बाइलैटरल मतलब क्लास भी स्टार्ट नहीं हुआ है, फीस भी बाकी है, तो हो गया बाइलैटरल। परफेक्ट, समझ में आ गया होगा एकदम, ठीक है। बस ये लिख लो फिर छुट्टी। एग्जीक्यूटरी कॉन्ट्रैक्ट, when the obligations of the parties are outstanding and will be performed in the future. It is an executory contract. अब इसी में एक था यूनिलैटरल कॉन्ट्रैक्ट, when one party has performed its obligation and other party's obligation is outstanding, ठीक है। डन। छोटा मतलब इसको कितना छोटा लिखा है, नहीं इतना तो लिखना ही पड़ेगा। इसी देखना, आंसर इसी से बड़ा होता है, जितना बड़ा आंसर दिखेगा उतना ज्यादा मार्क्स मिलेगा। इस चाउमीन मत दिख के आना है, गॉड से तो मार्क्स देने के वजह काट देगा, ठीक है। दैट्स इट, आज के लिए इतना ही। आई सी यू नेक्स्ट क्लास टुमारो। बाय बाय एंड टेक केयर।